स्टार्ट करूं। जय हिंद सभी को। आ जाएं सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। एमपीपीएससी के अंतर्गत मेंस वाला में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। ज्योग्राफी से संबंधित अभी तक जो जो बातें यहाँ पर हमने पढ़ाई हैं या हमने पढ़ी हैं, इन सभी में हमने जो जो बातें कर ली हैं वे सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा चुकी है, या कह सकते हैं कि आप लोगों के पास है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, चूंकि बीच में हमारी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है ना, लेकिन अब हम यहाँ से कंटिन्यू क्लास करेंगे। ठीक है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था प्रायद्वीपीय पठार, या अगर बात करें पेनिसुलर प्लेट्यू की चर्चा कर रहे थे हम। तो आप सब लोगों को बच्चों याद होगा कि पेनिसुलर प्लेट्यू की हमने डिस्कशन की थी, और पेनिसुलर प्लेट्यू के अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरीके से पेनिसुलर प्लेट्यू के दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं यानी सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, और उसके बाद दूसरा है दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू। इसको दो भागों में इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें मध्यवर्ती उच्च भूमियां दो भागों में हमने डिवाइड की थी, उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमियां और दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमियां यानी नॉर्थ और साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके अलावा दूसरी अगर बात करें दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार हमने तीन भागों में विभाजित किया था, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन और घाट सेक्शन। ठीक है। तो हमने इसके अंतर्गत जो बातें कर ली थी अभी तक, इसमें हमने अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें हमने घाट के अलावा पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पेनिसुलर प्लेट्यू के दक्कन का पठार बता दिया था, इसके पहले सेंट्रल हाईलैंड्स बता दिया था। दक्कन के पठार के दोनों भाग बताई दिए थे, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन। नॉर्थ डेक्कन के अंतर्गत महाराष्ट्र का पठार था, महानदी वेशन आता था, या इसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। इसके बाद दंडकारण्य का पठार। वहीं दक्षिणी दक्कन में तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का पठार मैंने बताया था आपको। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, इसी को मैंने एलिब्रेट भी किया था, महाराष्ट्र के पठार की कुछ विशेषताएं बताई थी कि कैसे महाराष्ट्र के पठार में लावा से निर्मित पठार है, गोदावरी की सहायक नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, जलोढ़ से निक्षेपित ये पठार है, और साथ ही साथ इस पठार के अंतर्गत कुछ माउंटेन्स आते हैं जैसे कि सतमाला श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी। ठीक है। वही मैंने आपको महानदी वेशन या छत्तीसगढ़ का मैदान बताया था, प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। अगर बात करें इसके अंतर्गत बेसिन का निर्माण जो किया गया है वो महानदी द्वारा इसके बेसिन का निर्माण किया गया, फॉर्मेशन किया गया है। एलुवियल सॉइल यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर चावल की खेती जो है सर्वाधिक की जाती है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहते हैं भारत का। और वहीं अगर मिनरल्स की बात करें तो कोल है, माइका है, लोहा यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद मैंने तेलंगाना का पठार बताया था। तेलंगाना के पठार में उच्च भूमि मैंने बताया था कि तेलंगाना का पठार एक उच्च भूमि क्षेत्र जिसकी जो हाइट है 600 से 800 मीटर के आसपास है। वहीं कृषि की दृष्टि से बड़ा उपजाऊ पठार है। मिनरल्स यहाँ पर कोल है, माइका है, क्वार्टजाइट, चूना और डोलोमाइट पाया जाता है। जनसंख्या यहाँ पर थोड़ी सी विरल देखने को मिलती है क्योंकि उच्च भूमि क्षेत्र है, हाई लैंड एरिया है, तो जनसंख्या यहाँ पर हाई डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर निवास नहीं करती है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का प्लेट्यू ये भी एक हाईलैंड्स एरिया है, उच्च भूमि क्षेत्र है, सेम लगभग इसकी हाइट है। इसमें प्रमुख क्षेत्र जो हमने देखे थे जैसे कि बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है। तो बाबा बुदन हिल्स में क्या है, लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है, हेमेटाइट प्रकार का होता है। वही धारवाड़ और कुड़प्पा सीरीज की चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण से ये मिनरल्स की दृष्टि से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा संपन्न हो जाता है। इसमें सोना है, लोहा है, मैग्नीज, टंगस्टन पाया जाता है। एग्रीकल्चर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम उपजाऊ क्षेत्र है ये, और यहाँ पर कुछ जो रिवर्स यहाँ पर फ्लोट करती हैं जिसमें कावेरी है, हेमावती, इसी की सहायक नदी है सुबानमती, लक्ष्मणती, हिरंगी, बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती हैं, अपन नदियों वाले सेक्शन में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है जिससे कॉफी यहाँ पर बोई जाती है या कॉफी की यहाँ पर कृषि की जाती है। कॉफी की दो किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका जो है विश्व की सबसे अच्छी कॉफी की किस्म है, इसकी बहुत ज्यादा हाईली डिमांड है। भारत में ये अगर बात करें कहाँ होती है, कर्नाटक के पठार के अंतर्गत होती है। तो ये बहुत ज्यादा अगर बात करें इसकी डिमांड है तो बहुत ज्यादा महंगी भी हो जाती है कॉफी, अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, मैंने आपको इसी के आगे की कुछ बातें बताई थी, जैसे रायलसीमा का आपको प्लेट्यू पढ़ाया था, जिसमें रायलसीमा पठार जो है एक समतल मैदानी भाग है।
कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से तालाबों से यहाँ कृषि की जाती है। समतल मैदानी भाग है तो भाई हमें जनसंख्या भी ज्यादा देखने को मिलेगी, कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिलेगा, कुछ मिनरल्स मिलेंगे और कृष्णा और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। तमिलनाडु के पठार की बात कर लें तो तमिलनाडु के पठार में मैंने आपको बताया था कि यह समतल भूमि वाला पठार है, सेम रायलसीमा के पठार के जैसा ही है। भारत में सर्वाधिक तालाबों से अगर कृषि की जाती है तो वो तमिलनाडु के पठार में ही की जाती है। भारत में कुल 2% हम तालाबों से कृषि करते हैं और इस तालाबों से कृषि करने में तमिलनाडु क्षेत्र जो है विशेष तौर पर प्लेट्यू ऑफ तमिलनाडु सबसे ज्यादा क्या करता है, कृषि कार्य करता है। तालाबों से यहाँ पर इरिगेशन या सिंचाई की जाती है। वहीं पर अगर बात करें धान और चावल सर्वाधिक होता है इस क्षेत्र में, इसलिए साउथ का, दक्षिण का धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो साउथ के धान का कटोरा हम कहते हैं तमिलनाडु के पठार को, है ना। फिर इसके बाद कुछ मिनरल्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स लिग्नाइट पाया जाता है, कोल है, लोहा है, मैग्नीज है। और चूंकि कुड़प्पा और धारवाड़ सीरीज की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं इसलिए मिनरल्स की दृष्टि से भी यह संपन्न पठार है। फिर इसके बाद मैंने एक और पठार बताया था, दनकारण का पठार, ठीक है। तो दनकारण के पठार में बता दिया था एक उबड़ खाबड़ पठार है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र यहाँ पर आता है, टिन का उत्पादन होता है, नक्सल प्रभावित ये इलाका है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग विशेष तौर पर इसमें आता है। फिर बेटा मैंने इसमें आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की भी चर्चा की थी, जो स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये घाट आ जाते हैं। ये देखिए घाट भी मैंने बताए थे। इसके बाद यही अगर बात करें हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत जो दक्कन का पठार है उसके 3 भाग थे, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट भी मैंने बताया था। पश्चिमी घाट का क्या बताया था, इसका विस्तार बताया था कि इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। तो नॉर्थ में अगर बात करें हम तो नॉर्थ में यहाँ पर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कहां तक है बेटा, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको एक बार सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, आपके कमेंट भी करिए, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग ऑनलाइन, किसी को बोर्ड का कलर बेटा चेंज हो जाएगा। अभी तो मैं जो पीडीएफ है वही चल रही है, पीडीएफ से बता रहा हूँ, बोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा अभी, ठीक है, आप चिंता ना करें, बोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ है, कल की पीडीएफ है ये, मतलब लास्ट जो क्लास ली थी मैंने उसकी पीडीएफ है ये, तो अभी पीडीएफ चल रही है, बोर्ड का कलर मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बस पीडीएफ को देख लीजिए, जो कंटेंट मैंने पिछली क्लासेस में कराया था उसी का ही रिवीजन चल रहा है, ठीक है। पश्चिमी घाट में विस्तार बताया था, कहां से कहां तक विस्तार है, तो ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसको पश्चिमी घाट को हम एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सह्याद्री। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि सह्याद्री किसे कहते हैं। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या पूर्ण पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, तो पूरा पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से नहीं जाना जाता है। सह्याद्री कहां तक कहते हैं, तो ताप्ती के मुहाने से लेकर नीलगिरी पर्वत तक का जो भाग है वो सह्याद्री कहलाता है। ताप्ती के मुहाने से नीलगिरी पर्वत तक का भाग क्या कहलाता है, सह्याद्री। और ताप्ती के मुहाने से लेकर बाकी पूरा कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्टर्न घाट है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन सह्याद्री कहाँ है, सह्याद्री है उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक। तो स्पष्ट तौर पर मैंने आपको क्लियरली ये बता दिया था कि वेस्टर्न घाट कहां से विस्तार है और सह्याद्री का विस्तार कहां तक है, ठीक है। फिर सह्याद्री को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, किसको, वेस्टर्न घाट को नहीं, सह्याद्री को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो 16 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है, लैटिट्यूड जो लाइन है नॉर्थ वाली, उत्तरी अक्षांश 16 डिग्री नॉर्थ जो कि गोवा से होकर जाती है, ये सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। इसका उत्तर का भाग उत्तरी सह्याद्री है और दक्षिण का भाग दक्षिणी सह्याद्री है, ये भी मैंने आपको बल बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ सह्याद्री 2 पार्ट्स है इसके।
अब उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में अगर हम देखें तो मैंने इसमें बताया था कि उत्तरी सह्याद्री कहां तक है, तो उसका विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर गोवा तक है, और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार गोवा से लेकर नीलगिरी पर्वत तक है। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री ये मैंने कल आपको मतलब जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें आपको क्लियरली ये बताया हुआ था। ये हमने इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से देखा था। फिर इसके बाद ही हमें डिस्कशन करना है, यानी ये वाला सेक्शन मैंने लास्ट पढ़ाया था, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। हमारी क्लास जो कंटिन्यू चली थी 5 दिन तक, उसका 5वीं क्लास का कंटेंट ये रहा, आपको यहां तक मैंने बता दिया था। अब हम 6वीं जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाएं। अब हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी और तब तक चलेगी जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, अब इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सीधा वेस्टर्न घाट के अंतर्गत फिर महत्वपूर्ण वह बात जो हमें करनी है इसके बाद की। तो आ जाते हैं हम। अब आपको बेटा इस वाले अगर बात करें बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड का कलर ये रहेगा। अब आपको बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर जाती है तो कमेंट करके बोले, मैं फिर भी बैकग्राउंड इसका चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो अब दिक्कत आपको नहीं जाएगी वैसे तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट से संबंधित और बातों की। तो देखिए वेस्टर्न घाट को थोड़ा सा और हम एलिब्रेट करेंगे। वेस्टर्न घाट को थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो मैंने बताया था वेस्टर्न घाट जो है बेटा, वेस्टर्न घाट का विस्तार कहां से है, तो वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली ताप्ती के मुहाने से कहां तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। अगर इसका देखें कि किस तरीके से ये फैला हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। कुछ इस तरीके से वेस्टर्न घाट है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये वेस्टर्न घाट है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 16 डिग्री नॉर्थ लाइन है। यहां पर लिख रहा हूं मैं 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, अब आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट के 2 पार्ट मैंने बताए थे। 16 डिग्री नॉर्थ के ऊपर का ये जो भाग आप देख रहे हो ताप्ती के मुहाने से लेकर ये वाला जो भाग है ना सब बेटा, ये गोवा तक है। कहां तक है बेटा, गोवा तक है। तो ताप्ती के मुहाने से गोवा तक का जो भाग है वो हमारा कौन सा कहलाता है, तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है, ये वाला सेक्शन बेटा ये कहलाता है हमारा उत्तरी सह्याद्री। क्या कहलाता है, उत्तरी सह्याद्री, ये मैंने बताया था। और बाकी का ये वाला जो भाग है ये कहलाता है बेटा दक्षिणी सह्याद्री। तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सेक्शन जो है हमारा, सॉरी यहां तक का सेक्शन जो है, कहां तक का सेक्शन बेटा, नीलगिरी पर्वत तक का सेक्शन, यहां तक का नीलगिरी पर्वत तक का जो भाग है इसको कहते हैं हम दक्षिणी सह्याद्री। तो ये उत्तरी सह्याद्री है यहां तक का भाग, और ये वाला भाग है दक्षिणी सह्याद्री। अब हम इससे संबंधित कुछ और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। नॉर्थ और साउथ सह्याद्री के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर मैं एक चीज बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यहां पर बेटा एक पर्वत है जिसको कहते हैं हम नीलगिरी माउंटेन। क्या कहते हैं, नीलगिरी माउंटेन कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा नीलगिरी पर्वत यहां पर स्थित है। तो ये आपको देखना है, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत तक ही अगर देखेंगे हम तो सह्याद्री का विस्तार मिलता है। नीलगिरी पर्वत तक ही हमें सह्याद्री का विस्तार बेसिकली मिलता है। अगर हम देखेंगे
उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री में, तो उत्तरी सह्याद्री को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो बेटा आप मेरी क्लास में बैठ रहे हैं तो आपके पास एटलस होना चाहिए। आप लोग अपना एटलस खोलकर बैठे, आपके पास स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है वो खरीद लें, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, आप ले सकते हैं। वो एटलस आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये घाट सेक्शन एक प्रकार से कह सकते हो आप क्लियर होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले अपना एटलस खोलिए और देखिए उसमें ताप्ती के मुहाने से लेकर गोवा तक का जो भाग है जिसको अपन नॉर्थ सह्याद्री कह रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक श्रेणी है, यहाँ पर एक श्रेणी है जिसको कहते हैं बेटा सतमाला श्रेणी। क्या कहते हैं? सतमाला पहाड़ी कहते हैं, सॉरी सतमाला पहाड़ी। क्या है? सतमाला पहाड़ी, ये श्रेणी नहीं है, श्रेणी दूसरी जगह है। सतमाला पहाड़ी आप देखिएगा अपने उसमें, और एक और यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, इसको आप देखिएगा, ये श्रेणी है जिसको कहते हैं हरिश्चंद्र। क्या कहते हैं बेटा? हरिश्चंद्र श्रेणी कहते हैं। तो ये हरिश्चंद्र श्रेणी हो जाती है, ये श्रेणी है, ये बेटा हरिश्चंद्र श्रेणी है। तो उत्तरी सह्याद्री में उत्तर में अगर देखोगे तो सतमाला पहाड़ी है, और दक्षिण में देखोगे इसी के तो आपको हरिश्चंद्र श्रेणी नजर आएगी। आप अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, ये दो श्रेणियां हैं, मतलब एक पहाड़ी है एक श्रेणी है। ठीक है, अगर आप इसी में देखोगे तो इसी में आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक चोटी नजर आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चोटी नजर आएगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चोटी को क्या कहते हैं? इस चोटी को क्या कहते हैं? इस चोटी को कहते हैं बेटा काल सुबाई। क्या कहते हैं? काल सुबाई। आप अपने मैप में देखिए, इस चोटी को हम कहते हैं काल सुबाई। क्या कहते हैं बेटा? काल सुबाई कहते हैं, काल सुबाई कहते हैं। और काल सुबाई क्यों याद रखना है? काल सुबाई इसलिए याद रखना है क्योंकि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? काल सुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काल सुबाई। जो किस में आता है? जो आता है हमारा उत्तरी सह्याद्री वाले भाग में। काल सुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, काल सुबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर है। इसको बिल्कुल रट लो, गौट कर पी जाओ। ठीक है, ये आपके पास, आपको जब भी नॉर्थ सह्याद्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी। उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? काल सुबाई है, 1646 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सबको पढ़ाया जाएगा, सबको पढ़ाया जाएगा। कोंकण तट, मालाबार तट को भी समझा दीजिए बेटा, सब समझाया जाएगा। अभी हम घाट सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम तटवर्ती क्षेत्रों की बात करेंगे, इसके बाद हम कोस्टल रीजन्स की बात करेंगे। एक एक करके सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं बेटा, है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट है, देन हम कोस्टल रीजन यानी तटीय क्षेत्रों की बात करेंगे। तो काल सुबाई याद हो गया सबको। काल सुबाई के बाद अगर आप देखोगे तो यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहीं पर आपको एक दर्रा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक दर्रा दिखाई देगा। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। यहां पर एक दर्रा है जो कि हरिश्चंद्र के नीचे आता है। यहां पर एक दर्रा है जो कि हरिश्चंद्र के नीचे आता है। इसको क्या कहते हैं? इस दर्रे को कहते हैं बेटा थाल घाट। क्या कहते हैं बेटा? थाल घाट कहते हैं, थाल घाट। ठीक है, एक दर्रा आता। अब दर्रा क्या होता है? आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर पास या दर्रे क्या होते हैं? दर्रे एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो आवागमन के रास्ते या पासिंग एरिया होते हैं, इनको पास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पास या दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा दो स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे आप समझिए कि इस ओर माउंटेन से, ठीक है, इस ओर माउंटेन से, और बीच में क्या है? घाटी क्षेत्र है। इस साइड भी माउंटेन, इस साइड माउंटेन, बीच में निकलने का रास्ता नेचुरली बन गया है प्राकृतिक रूप से, या ऐसा कहें दो पर्वतों के बीच में अगर कोई घाटी है तो वो घाटी क्या हो जाएगी? उन पर्वतों के बीच से निकलने का रास्ता हो जाएगी। और ऐसे ही रास्ते जो नेचुरली बन जाते हैं उनको हम पास या दर्रा कहते हैं। नदियों के द्वारा, प्लेट विवर्तनिकी द्वारा, या किसी प्रकार के अंतर्जात या एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा हम देखते हैं कि ऐसे पासेस का, ऐसे दर्रों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो रास्ते
बनाता है दर्रा, नेचुरली रास्ते बनाता है, दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपने बहुत सुना होगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, यानी जम्मू और कश्मीर के बीच में पीर पंजाल श्रेणी आती है। उस पीर पंजाल के बीचों बीच एक सकरा रास्ता है जो बनिहाल पास कहलाता है। उस बनिहाल पास से ही हम जम्मू से कश्मीर जाया करते हैं। आपने सुना होगा लिपुलेख दर्रा, आपने सुना होगा नाथुला दर्रा, बहुत सारे दर्रे हैं भारत में, अपन एक एक करके दर्रे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक दर्रा है जिसको कहते हैं थाल घाट। अब आप कहोगे सर इसको थाल दर्रा क्यों नहीं कहते, तो चूंकि ये वेस्टर्न घाट है तो इसमें जो भी एरिया आएंगे वो ज्यादातर घाट शब्द से या घाट आगे मतलब उसके पीछे लगा हुआ नजर आएंगे, ठीक है। तो थाल घाट इसको कह दिया, एक प्रकार का दर्रा ही है, ठीक है। थाल घाट के नीचे एक और दर्रा स्थित है, थाल घाट के नीचे एक और दर्रा स्थित है जिसको कहते हैं बेटा भोर घाट। क्या कहते हैं, भोर घाट। अब इन दोनों की विशेषता देख लेते हैं, थाल घाट और भोर घाट की विशेषता देख लो। थाल घाट जो है बेटा, यह मैंने कहा था ना घाट एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं तो थाल घाट क्या करता है, थाल घाट यहां पर स्थित है बेटा मुंबई, यहां पर स्थित है मुंबई। तो मुंबई से थाल घाट के माध्यम से ही हम नासिक जाते हैं। कहां जाते हैं, नासिक। तो मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है, थाल घाट जोड़ता है। और यहीं से रेल मार्ग सड़क मार्ग गुजरता है और थाल घाट के थ्रू आप नासिक, नासिक से आप फिर बाद नॉर्थ में जा सकते हैं, यानी दिल्ली तक जा सकते हैं। मतलब अगर आप इंदौर से मुंबई जाना चाहें तो कौन सी दर्रे से जाएंगे, आप जाओगे थाल घाट से। ताल घाट से होते हुए वहां से रोड और सड़क मार्ग गुजरते हैं, फिर आप मुंबई पहुंच पाओगे। क्योंकि मुंबई को नॉर्थ वाले भाग से थाल घाट ही जोड़ता है, जबकि मुंबई को दक्षिण वाले भाग से, साउथ वाले भाग से जोड़ता है भोर घाट। कौन जोड़ता है, भोर घाट। तो यहां पर देख लीजिए यहां पर देखिएगा ये थाल घाट नॉर्थ रीजन से जोड़ रहा है, जबकि भोरघाट साउथ रीजन से जोड़ रहा है। भोरघाट को देखोगे तो भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोरघाट किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से। थालघाट किसको जोड़ रहा था, मुंबई को नासिक से। अब मुंबई को पुणे जिससे जोड़ता है, यानी पुणे से मुंबई जाना हो तो किस घाट से जाओगे, भोर घाट से जाओगे। या फिर आपको चेन्नई जाना है, कहां पर जाना है, यहाँ पर है बेटा चेन्नई, तो यहां से चेन्नई निकलना है ना आपको, तो भी आप भोर घाट से निकलोगे। तो साउथ में जाना है मुंबई से तो किस घाट से जाओगे आप, भोर घाट से। नॉर्थ में जाना है तो किस घाट जाओगे, थाल घाट से जाओगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि मुंबई जब जाते हैं तो बहुत बड़ा घाट सेक्शन, ऊंचे ऊंचे घाट आते हैं। अब मैं इसकी घाटों की ऊंचाई बता रहा हूं आपको। ये घाट जो है थाल घाट जो दर्रा है, इसकी खुद ऊंचाई 580 मीटर के आसपास है और भोर घाट की लगभग अगर देखेंगे हम तो लगभग 520 मीटर के आसपास है। यानी ये दर्रे ही इतनी ऊंचाई पर है, मतलब अगर हम सी लेवल से देखें तो इतनी ऊंचाई पर तो अकेले दर्रे ही है। तो सोचिए घाट सेक्शन कितना ऊंचा होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है इसकी जो एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर के आसपास है। तो आप खुद बताइए 1200 मीटर तो पहाड़ ही हो जाता है ना, पर्वत की ऊंचाई होती है। मैंने आपको बताया था शिवालिक हिमालय की ऊंचाई लगभग 1200 मीटर के आसपास है। तो शिवालिक जो हिमालय है इतना ऊंचा हमारा क्या है, घाट सेक्शन है, वेस्टर्न घाट है। और उसमें भी 580 और 520 मीटर की ऊंचाई पर आपको घाट सेक्शन नजर आते हैं, जो थालघाट भोरघाट दर्रे नजर आते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर से हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, हमें कोई पासिंग या निकासी के रास्ते ही मिलने चाहिए। तो वे निकासी के रास्ते हमें थालघाट और भोरघाट के रूप में ही दिखाई देते हैं। अब आपने देखा था कि उत्तरी सह्याद्री में सतमाला पहाड़ी देख ली, हरिश्चंद्र देख ली, इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबई देख ली। अब एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, कालसुबई के अलावा एक और चोटी है जहां से एक नदी का उद्गम होता है। वो कौन सी चोटी है, तो यहां पर एक चोटी है, यहां पर मैं आपको एक चोटी बना रहा हूं, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर एक चोटी है इसी भोरघाट दर्रे के नीचे। इसको कहते हैं महाबलेश्वर। क्या कहते हैं, महाबलेश्वर। सबने सुना होगा नाम महाबलेश्वर पीक। कहां पर स्थित है, वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये महाबलेश्वर की क्या विशेषता है, मैंने बताया ये नदी निकलती है, कौन सी, कृष्णा नदी निकलती है। मेरा नाम भी कृष्णा है, आपको पता होगा, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो कृष्णा नदी यहीं से उद्गम होता है, कृष्णा नदी का। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती हुई कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व है। तो महाबलेश्वर यहाँ की दूसरी ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 1438 मीटर है। याद रखना कितनी है, 1438 मीटर। तो आपसे कोई पूछे कि दो ऊंची चोटियां उत्तरी सह्याद्री की, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? एक कालसवाई है जो सबसे ऊंची है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की विशेषता क्या है? यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। दक्षिणी सह्याद्री के बारे में अगर देखें तो आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आपको पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल बता पाएंगे क्योंकि आपने कृष्णा सर की क्लास ली हुई है। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है बेटा कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आता है कर्नाटक में। कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1892 मीटर। कितनी है? 1892 मीटर। कुद्रेमुख याद रखना, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अगर कोई पूछ ले तो कौन सी है? कुद्रेमुख है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन इससे ही संबंधित एक और प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है? अगर आपसे पूछे कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, क्या पूछ ले आपसे? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है तो अभी तक कौन सी सबसे ऊंची चोटी दिख रही? देखो हाइट देखो जरा, तो कौन सी दिख रही है आपको? कुद्रेमुख दिख रही है। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी भी कुद्रेमुख है और दक्षिणी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। तो कुद्रेमुख आपको याद रखना है, ये कहां पर आती है? कर्नाटक में आती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक और चोटी है जिसको कहते हैं हम पुष्पगिरी। क्या कहते हैं बेटा? पुष्पगिरी। पुष्पगिरी एक और चोटी है, पुष्पगिरी। इसके अलावा एक और चोटी है पुष्पगिरी के अलावा जिसको कहते हैं ब्रह्मगिरी। क्या कहते हैं? ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी की क्या विशेषता है बेटा? ब्रह्मगिरी की विशेषता है कि ब्रह्मगिरी से ही कावेरी नदी का उद्गम होता है, जो कि पुष्पगिरी के अंतर्गत एक अन्य चोटी है। पुष्पगिरी के अंतर्गत ही एक अन्य चोटी है जिसको ब्रह्मगिरी कहते हैं। छोटी छोटी चोटियां हैं। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी या ब्रह्मगिरी की जो एक प्रकार से चोटी से ही कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी से ही कावेरी निकलती है, याद रखिएगा। महाबलेश्वर से क्या निकल रही है? कृष्णा। और ब्रह्मगिरी से क्या निकलती है? कावेरी निकलती है, याद रखना। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था थालघाट से कहाँ जाते हैं हम? नासिक जाते हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबक गांव, वहां से निकलती है गोदावरी। आपको प्रवाह तंत्र में, आपको ड्रेनेज सिस्टम में सब बताऊंगा। ठीक है, तो इसी सेक्शन से, इसी घाट सेक्शन से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे। एक एक करके आप याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री देख लिया हमने, दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटियों में कुद्रेमुख, पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी देख लिया है। देखा कि नहीं देखा? अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूं। यहां पर एक यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक इस तरीके से पहाड़ी है, एक हिल है जिसको कहते हैं बाबा बुदन। क्या कहते हैं बेटा? बाबा बुदन। मैंने आपको बताया था बाबा बुदन। बाबा बुदन, बाबा बुदन की जो पहाड़ी है, बाबा बुदन जो हिल है, इसके बारे में मैंने आपको कर्नाटक के पठार के अंतर्गत बताया था। तो इसका कुछ भाग कर्नाटक के पठार में आता है और कुछ भाग वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है। तो कुछ भाग वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है, कुछ भाग कर्नाटका के पठार के अंतर्गत आता है। इसको कहते हैं बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स की विशेषता बताई थी कि यहाँ लोहा, मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट प्रकार का लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो भारत में लोहे का उत्पादन करने में उड़ीसा, कर्नाटका जो है पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोहा बाबा बुदन क्षेत्र से ही निकाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हेमेटाइट ना हो गए, कौन सा है? मैग्नेटाइट प्रकार का है। ठीक है, तो ये उत्तरी सह्याद्री हो जाता है, ये दक्षिणी सह्याद्री हो जाता है। ये बातें आपको अच्छे से आपके दिमाग में रख लेना है। सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, इतना समझना है, सबको अच्छे से समझना है। ये हमारा सह्याद्री चल रहा था, घाट वाली वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ही नीलगिरी पर्वत तक क्या है? सह्याद्री है। कहां तक? नीलगिरी पर्वत तक। ताप्ती से लेकर नीलगिरी के पर्वत तक आपको सह्याद्री मिलेगी। अब यहाँ पर सह्याद्री खत्म हो जाती है। तो क्या क्या चीजें याद करी हमने? हमने याद किया है
उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसबाई, दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। फिर दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। फिर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी भी कुद्रेमुख है, उसकी हाइट याद कर लेना आप। इसके अलावा आपको दो घाट दिखेंगे, थाल घाट भोर घाट, दोनों ही महाराष्ट्र में। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी का उद्गम होता है, याद रखना। आयोग ने इस बार ब्रह्मगिरी पूछा था, लेकिन वो चले गए कहाँ? चित्रकूट चले गए, किसी को पता नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर ब्रह्मगिरी भी तो जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, यहाँ कर्नाटक भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे बनना चाहिए। ये हो जाता है बेटा सह्याद्री। क्या हो जाता है? सह्याद्री। अब इसी का दूसरा सेक्शन यहाँ देखिएगा आप। अब देखिएगा, मैं सह्याद्री तो मैंने अभी बता दिया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं पूरा वेस्टर्न घाट। क्या बता रहा हूं? वेस्टर्न घाट। समझिएगा, यहाँ पर वेस्टर्न घाट को अगर देखोगे तो वेस्टर्न घाट कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ऐसा। ये वेस्टर्न पूरा घाट है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये क्या है बेटा? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। ये पूरा पश्चिमी घाट है। कहां से है? तो यहां पर आप देखिएगा तो ये है, आपको पहले बार बार बता चुका हूं, ताप्ती के मुहाने से कहां तक है? ये कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है। ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट है। क्या है बेटा? पश्चिमी घाट। पर सह्याद्री कहां तक थी? नीलगिरी तक थी, याद रखना, ठीक है। अब ये पूरा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को अगर आप देखोगे तो पश्चिमी घाट के यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक पर्वत है जिसको कहते हैं अपन, कौन सा पर्वत बेटा? नीलगिरी। क्या कहते हैं? कौन सा माउंटेन है? नीलगिरी है। नीलगिरी ये माउंटेन। अब नीलगिरी माउंटेन से लेकर कन्याकुमारी तक, नीलगिरी माउंटेन से लेकर कन्याकुमारी तक तो वेस्टर्न घाट है, सह्याद्री तो नहीं है ना। सह्याद्री कहां तक थी? नीलगिरी तक थी। अब नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ और घाट और कुछ और हिल्स आते हैं, कुछ और माउंटेन्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिएगा जरा, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन अगर देखें हम तो एक इसी नीलगिरी के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसी नीलगिरी के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्वत आपको नजर आएगा। इसी नीलगिरी में एक चोटी नजर आती है, ये नीलगिरी के अंतर्गत है बेटा। नीलगिरी के अंतर्गत एक चोटी है जिसको कहते हैं डोडा बेटा। क्या कहते हैं? डोडा बेटा। डोडा बेटा, देखिए आप अपने एटलस में लिखा हुआ है, उसकी हाइट लिखी हुई है 2636 मीटर, 2636 मीटर, 2636 डोडा बेटा। अब डोडा बेटा को कैसे याद रखना है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी एक माउंटेन है, नीलगिरी क्या है? एक पर्वत है नीलगिरी। और एक पर्वत का सबसे हाईएस्ट पीक तो होगा ही, क्यों बेटा? होगा कि नहीं होगा? तो नीलगिरी पर्वत का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है सर डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा। 2636 मीटर इसकी हाइट है, याद रख लेना। अब इसी नीलगिरी के नीचे, नीलगिरी की बात करें थोड़ा सा, तो नीलगिरी एक ब्लॉक माउंटेन है, एक भ्रंशोस्त पर्वत है। क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन है। नीलगिरी एक ब्लॉक माउंटेन है, सबको याद रखना है। नीलगिरी एक भ्रंशोस्त पर्वत है, भ्रंशोस्त पर्वत है, एक भ्रंशोस्त पर्वत का उदाहरण है, एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, सब याद रखेंगे। ब्लॉक को मतलब क्या होता है? जिसको दो या दो से अधिक एरिया से कोई ब्लॉक कर ले। हम भी तो कहते हैं ना कि ब्लॉक कर लो। कबड्डी में होता है ना, ब्लॉक कब कर लिए जाते हैं? दोनों पैर पकड़ लिए तो व्यक्ति ब्लॉक हो जाता ना। तो ऐसे ही जब किसी माउंटेन को, ऐसे ही जब किसी, अगर बात करें पर्वत को, एक मिनट बेटा, ऐसे ही जब किसी माउंटेन को मैं यहां पर बना देता हूं, ऐसे ही जब किसी माउंटेन को दो अलग अलग भाग, ये अगर आप देखोगे तो एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, तो ये पहले और दूसरे भाग तीसरे भाग को क्या कर लिए है?
ब्लॉक कर लिया है। ब्लॉक करने के कारण ये बन गया है एक ब्लॉक पर्वत। क्या बन गया है? एक ब्लॉक माउंटेन बन गया है। ठीक है, तो जब पहला सेक्शन, ये पहला भाग और दूसरा भाग, मध्य वाले भाग को क्या कर ले? ब्लॉक कर ले, तो बन जाता है ब्लॉक माउंटेन। और ऐसे ही आप देखोगे तो नीलगिरी पर्वत को वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर एक घाट है ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ने नीलगिरी माउंटेन को ब्लॉक कर लिया है, इसलिए नीलगिरी एक ब्लॉक माउंटेन है, याद रखना। भारत में कुछ ब्लॉक माउंटेन है, जैसे सतपुड़ा है जिसको नर्मदा और ताप्ती की घाटियों ने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, नीलगिरी है जिसको वेस्टर्न ईस्टर्न घाट ने ब्लॉक कर रखा है। ऐसे ही पारसनाथ एक पर्वत है जिसको हम कहेंगे अगर, वो भी एक क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, एक भ्रंशोस्त पर्वत है। तो भारत में कुछ ब्लॉक माउंटेन्स है, जिसमें से एक ब्लॉक माउंटेन है नीलगिरी, याद रखना है आपको। अगर आप देखोगे नीलगिरी के ही नीचे, तो नीलगिरी के नीचे एक पर्वत श्रेणी आती है, एक हिल्स, एक मतलब कहेंगे अगर तो माउंटेन्स रेंज आती है, पर्वत श्रेणी आती है। इस माउंटेन रेंज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा अन्नामलाई। अन्नामलाई, ये याद रखना है। अपने एटलस में देखिए आप, अन्नामलाई आपको देखने को मिलेगी। अन्नामलाई दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में आपको देगी अन्नामलाई श्रेणी। अन्नामलाई एक क्या है? रेंज है। और इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पूछ लिया जाएगा, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो कौन सी आती है? तो अन्नामलाई के अंतर्गत आने वाली सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। ये देखिए आप अपने एटलस में लिखा होगा, अनाईमुदी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर, याद रखिएगा। सबको आ रहा है? अनाईमुदी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये कौन दे रहा है आंसर? ये देखिएगा पवन दे रहे हैं आंसर। पवन, वेरी गुड बेटा। पवन अनाईमुदी दे रहे हैं, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। आपको इसकी हाइट भी याद रखना है, 2695। ठीक है। इसी के नीचे अगर आप देखोगे, अन्नामलाई के ही नीचे, तो यहां पर आपको एक और आपको पहाड़ी नजर आएगी, जिसको कहते हैं बरुशनाऊ। क्या कहते हैं बेटा? बरुशनाऊ पहाड़ी नजर आएगी। देखिएगा यहां पर है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर है वरुशनाऊ। वरुशनाऊ, वरुशनाऊ पहाड़ी स्थित है इसी के जस्ट दक्षिण में। और इसके ही दक्षिण में, वरुशनाऊ के दक्षिण में एक और पहाड़ी है जिसको बताना चाह रहा हूं, इसको कहते हैं अपन इलायची पहाड़ी। क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी। इंग्लिश में कहते हैं कार्डेमम। क्या कहते हैं? कार्डेमम। कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। देखिएगा सबसे ऊंची, अब देखोगे अन्नामलाई के नीचे, सॉरी नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे देखोगे वरुशनाऊ, वरुशनाऊ के नीचे देखोगे तो कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। अब आपसे पूछा जाएगा कि कार्डेमम कहाँ आती है? तो कार्डेमम वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आती है, लेकिन इसके बाजू में ईस्टर्न घाट भी है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से लगी हुई है। जितनी भी नीलगिरी के नीचे है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से लगी हुई है, क्योंकि मैंने बताया है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर नीलगिरी के पास में मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीलगिरी के पास आकर मिल जाते हैं, इसलिए नीलगिरी को ब्लॉक कर देते हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीचों बीच आपको अन्नामलाई नजर आएगी, अन्नामलाई के बाद बरुशनाऊ नजर आएगी, फिर इलायची नजर आएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछ लिया गया है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? कई बार पूछ लिया गया है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? तो सभी को बताना है जोर से, महेंद्रगिरी। कौन सी है बेटा? महेंद्रगिरी भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, जिसकी हाइट है बेटा कितनी? 1645 मीटर। बुक्स में गलत लिखा हुआ है, एक बार सुधार लेना। 1645 मीटर हाइट है महेंद्रगिरी, जो भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कहलाती है। अब एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक महेंद्रगिरी है, अभी हम ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे, उसमें भी एक महेंद्रगिरी चोटी आती है, लेकिन वो महेंद्रगिरी अलग है, याद रखना। ठीक है, यहाँ भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि अगर बात करेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीचों बीच नजर आती है। तो सभी लोग देख लीजिए एक बार, मैंने सीक्वेंस से बताया है।
हमने यहां तक सह्याद्री देख लिया था। सह्याद्री के बाद क्या देखा हमने, नीलगिरी से देख रहे हैं हम, ठीक है, वेस्टर्न घाट को नीलगिरी से देख रहे हैं। वेस्टर्न घाट को जब नीलगिरी से देख रहे हैं तो नीलगिरी एक ब्लॉक माउंटेन है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, यहाँ पर बताया हुआ है मैंने। फिर नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी बनाई है अनाईमुदी, ठीक है। इसके बाद उसी के दक्षिण में अगर आप देखोगे बरसनाऊ पहाड़ी है, बरसनाऊ हिल है, पहाड़ी है ये बेटा, बरसनाऊ पहाड़ी है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इलायची पहाड़ी आती है, और फिर सबसे लास्ट में देखोगे तो आपको दिखेगी महेंद्रगिरी, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर पालनी पहाड़ी भी तो होती है शायद बीच में, पालनी बताऊंगा, लेकिन पालनी का हिसाब किताब बेटा ईस्टर्न घाट से चलता है, इसलिए आपको जो वेस्टर्न घाट के साथ बताना है वो आपको इसके साथ बताया जा रहा है। अभी मैं पालनी भी बताऊंगा, लेकिन पालनी का ज्यादातर पार्ट आता है ईस्टर्न घाट में। देखिए क्या है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यहाँ वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आकर मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो घाट वेस्टर्न घाट के अंतर, जो पार्ट वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ज्यादा आ रहा है उसको बता रहा हूँ, जिसमें अन्नामलाई है ना, बरसनाऊ और ये महेंद्रगिरी और इलायची, ये वेस्टर्न घाट में ज्यादा है इसका सेक्शन। आप इधर देखोगे तो केरला रीजन में इसका ज्यादा सेक्शन आता है, बाकी का तमिलनाडु में कम आता है। अब देखिएगा दूसरा पार्ट, जब मैं ईस्टर्न घाट पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक पहाड़ी आएगी जो अन्नामलाई के जस्ट नीचे आएगी, इसको कहेंगे पालनी पहाड़ी। पालनी का कुछ भाग आता है वेस्टर्न में और ज्यादातर भाग आता है ईस्टर्न घाट में, यानी तमिलनाडु में आता है, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको पालनी पढ़ाऊंगा तो वो याद करने में ज्यादा आसानी होगी। तो आप बेटा बिल्कुल ध्यान रखें, आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। मैं एक एक बात बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा। आपके एटलस में जो चीजें दी गई हैं वो मैंने भी देखी हुई है, तो मैं भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, है ना। तो यहां तक हमने देख लिया है, सबको क्लियर है? एक बार हाँ कह दो, मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट करते रहो, थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये हमने वेस्टर्न घाट पढ़ लिया है। आई होप आपको ये तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम इसी के आगे चलते हैं और फिर पढ़ लेते हैं पूर्वी घाट। अभी हमने वेस्टर्न घाट देखा है, अब हम देख लेते हैं ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट। दूसरा भाग है पूर्वी घाट। ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको भी मैं डायग्राम से ही समझाऊंगा, बिना डायग्राम के तो। और आप सभी लोग अपना एटलस खोल के बैठिए, क्योंकि एटलस से ही आपको बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सभी लोग एटलस खोल के बैठिए अपना। ये देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न घाट की, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताना आपको भूल गया, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, अगर इसको देखोगे आप पीछे थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लीजिए। जो हमारा वेस्टर्न घाट है, अगर आपसे पूछे कि वेस्टर्न घाट जो है वो निर्मित कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ है बेटा, ये एक प्रकार की भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार है, यानी एक प्रकार के किसी, अगर आप कहोगे कि एक फॉल्ट से बनी हुई है, फॉल्टिंग की एक प्रोसेस से बनी हुई एक कगार है, ठीक है। भ्रंश कगार कैसे कह पा रहे हैं हम इसको? तो आपको पता है कि भारत का जो पेनिसुलर वाला भाग है, ये पहले कहाँ था? ये अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। तो अब अफ्रीका पेनिसुलर से, अफ्रीका अगर बात के कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था, और जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से ये अलग हुआ तो टूटा होगा कहीं ना कहीं। तो आप खुद बताइए, जब दो भाग आपस में आप तोड़ोगे तो दरार, एक प्रकार की किनार बनेगी कि नहीं बनेगी? तो उस किनार को हम कगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कगार कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी ब्रेड का टुकड़ा आप तोड़ोगे तो दोनों तरफ क्या बन जाएगी? एक कगार बन जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भाग टूटे हैं तो फॉल्ट हुआ होगा ना, भ्रंश बना होगा ना पहले, यानी एक दरार बनी होगी, दरार चौड़ी हुई होगी, वहां पर तनाव बल यानी टेंसाइल फोर्स लगा होगा, और उस तनाव बल के कारण से धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारत अफ्रीका से अलग हो गया होगा, ठीक है। तो वहां पर भ्रंशन की क्रिया हुई है, भ्रंशन की क्रिया से भ्रंश कगार बन गई वहां पर। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है एक प्रकार का भ्रंश कगार है, ना कि कोई माउंटेन, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट क्या पर्वत है, तो आप कह देना बिल्कुल नहीं है।
पर वो कहेगा कि यार बहुत सारे पर्वत तो या यहाँ पर बहुत सारे पीक दिखाई देते हैं, तो कोई बात नहीं, पीक या कुछ पर्वतीय भाग यहाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक भ्रंश कगार है। क्यों कह रहे हैं भ्रंश कगार? क्योंकि ये अफ्रीका की गोंडवाना लैंड से जब अलग हुआ है तो वो अलग टूटा हुआ एक टुकड़ा है पेनिसुलर इंडिया का, ठीक है। यही भाग गोंडवाना लैंड का साउथ अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था बेटा, याद रखिएगा। तो एक भ्रंश कगार है जिसकी हाइट कितनी है? लगभग 1200 मीटर है। और इसकी अगर बात करें लेंथ, तो मैंने बताई थी 1600 मीटर के आसपास की, 1600 किलोमीटर की आसपास की लेंथ है। तो 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, भ्रंश कगार है, ना कि कोई पर्वत। लेकिन इसमें पर्वत पहाड़ियां जरूर इसमें विद्यमान है, लेकिन अगर जियोमॉर्फोलॉजिकल तरीके से देखें तो ये कोई पर्वत नहीं है, क्या है? घाट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये वाली बात मुझे आपको बतानी थी, थोड़ी सी स्किप हो गई थी। अब देखिएगा हम ईस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ये है हमारा ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है ये हमारा, ठीक है। सभी लोग देख लीजिए, ये हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की अगर बात करूं तो पूर्वी घाट का विस्तार कहां से होता है? तो पूर्वी घाट का विस्तार अगर आप देखोगे तो यहां पर है एक नदी जिसको कहते हैं स्वर्ण रेखा। सॉरी, एक यहां पर अपन इसको एक काम करते हैं, स्वर्ण रेखा से नहीं करते हैं। यहां देखिएगा, अगर इस घाट को देखोगे तो आप यहां से देखिएगा हुगली के मुहाने से, कहां से लेंगे अपन इसको? हुगली के मुहाने से लेंगे। हुगली के, जहां पर हुगली का मुहाना है, जहां पर हुगली नदी गिरती है, यानी भागीरथी का मुहाना भी कहते हैं उसको। तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर, यानी हुगली नदी का मुहाना कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। तो हुगली जहां पर गिरती है, तो हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कहां तक बेटा? कन्याकुमारी। तो हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक क्या मिलता है हमें? वेस्ट ईस्टर्न घाट मिलता है, पूर्वी घाट मिलता है। पूर्वी घाट की अगर बात करें तो पूर्वी घाट, जैसे मैंने कहा था नहीं, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, पूर्वी घाट भ्रंश कगार नहीं है, याद रखिएगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं है भ्रंश कगार? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को देखोगे तो भारत ऐसे, इस तरीके से अगर अफ्रीका आप देखोगे ना, तो भारत का ये वाला जो सेक्शन है कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका को अगर आप देखोगे तो हमारा जो भारत है ना, इस तरीके से जुड़ा हुआ था। देखिए, भारत ऐसे जुड़ा हुआ था। भारत का ये वाला जो सेक्शन है ना बेटा, ये वाला वेस्टर्न घाट है, ये वाला भाग वेस्टर्न घाट है जो रेड से बनाया है। तो ये जुड़ा हुआ था, जब इससे अलग होगा तो यहाँ पर अगर ये भाग अलग होगा तो यहीं पर तो क्या बनेगी? ये कगार बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी भ्रंश की क्रिया यहीं पर होगी। तो भ्रंश कगार कहाँ बनी? आपकी वेस्ट वाले भाग में बनी। लेकिन ईस्ट वाला भाग थोड़ी ना जुड़ा था, ईस्ट वाला भाग तो बिल्कुल अलग था। तो ईस्ट वाला भाग जब भारत इस तरीके से, फिर भारत ने क्या किया है, फिर इस तरीके से भारत जब यहां से निकला तो ऐसे मूव करा, इस तरीके से मूव करता गया भारत, करा कि नहीं करा? भारत का यहाँ नॉर्थ की ओर क्या हुआ है? नॉर्थ ईस्ट के अगर बात करें अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ता गया है, और इस तरीके से इसकी मूवमेंट हुई है। और फिर बाद में भारत के पास आकर, यानी कहीं ना कहीं तैतीस सागर के पास, हिमालय के पास आकर ये यहाँ पर आ गया है। तो ये वाला भाग देखिए, ये रेड वाला भाग अगर आप उठाएंगे तो यही वाला भाग तो बनेगा रेड। तो वेस्टर्न घाट क्या है हमारा? एक भ्रंश कगार है, ठीक है। लेकिन अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट भ्रंश कगार ना होकर एक वलित पर्वत है। क्या है? एक वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स का भाग है। यानी यह एक प्रकार का क्या है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन है, एक प्रकार का वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि वेस्टर्न घाट क्या है तो आप बताना भ्रंश कगार। ईस्टर्न घाट क्या है? तो एक प्रकार का वलित पर्वत है। लेकिन कैसा है ये? बहुत ज्यादा प्राचीन है, बहुत ज्यादा अगर बात कहो तो एक प्रकार से पहले बन चुका था, तो प्राचीन वलित पर्वत है।
अब पूर्वी घाट की ये बात तो समझ में आ गई। अब पूर्वी घाट को देखें तो हुगली से कन्याकुमारी तक अगर इसकी लेंथ देखें हम कि कितनी लंबाई में ये फैला हुआ है, तो इसकी अगर लेंथ देखोगे तो पूरी की पूरी जो लेंथ निकल कर आती है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर इसकी लेंथ आप देखोगे यहां से यहां तक की लेंथ देखोगे तो इसकी लंबाई कितनी आती है, तो इसकी लंबाई बेटा है 1800 मीटर। कितनी है? 1800 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है ये भी पूछ लिया जा सकता है। चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है बेटा लगभग 120 मीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई है। ठीक है। ईस्टर्न घाट की लंबाई कितनी थी? 1600 मीटर। चौड़ाई कितनी थी? लगभग 80 के आसपास की थी, 60 से 80 किलोमीटर के आसपास थी। मीटर नहीं है बेटा, एक किलोमीटर है, माफ कीजिएगा, किलोमीटर है। किलोमीटर है ये बेटा। तो 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और चौड़ाई कितनी है? लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। वहीं वेस्टर्न घाट की कितनी थी? 1600 और 60 से 80 किलोमीटर के आसपास थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट एक प्रकार का वलित पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई देखिएगा 1800 मीटर के आसपास है। ठीक है, चौड़ाई लगभग 120 के लंबाई में, ऊंचाई नहीं बोल रहा हूँ, लंबाई बोल रहा हूँ। 120 तो लंबाई 1800 किलोमीटर, चौड़ाई 120 किलोमीटर और ऊंचाई और रह गई इसकी, ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है इसकी बेटा? तो इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, ये मीटर में आएगा। ठीक है, ये तीनों बातें याद रख लो आप। लंबाई 1800 किलोमीटर के आसपास, चौड़ाई 120 किलोमीटर, ऊंचाई 900 मीटर के आसपास है। ठीक है, यह एक कैसा है? वलित पर्वत है। क्या है? एक वलित पर्वत। तो यहां लिख देता हूं, एक वलित पर्वत है। ठीक है, ये चीज आपको याद आ गई। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें याद कर ली हमने? पहले तो ईस्टर्न घाट की जो कुल विस्तार है उसका कहां से कहां तक है? हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह एक प्रकार का वलित पर्वत है प्राचीन। इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है, चौड़ाई 120 किलोमीटर है और ऊंचाई लगभग 900 मीटर के आसपास है। ठीक है, इतनी बात याद आ गई। अब देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, इस वेस्ट ईस्टर्न घाट का पार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने वेस्टर्न घाट के पार्ट किए थे ना 2, ऐसे ही हम इसके बाद इसके पार्ट करने वाले हैं। लेकिन पार्ट करने से पहले आपको बता दूं, क्या पूर्वी घाट को संपूर्ण रूप से पूर्वाद्री कहा जाता है। पूर्वी घाट को संपूर्ण रूप से, क्या बोल रहा हूं, पूर्वी घाट को संपूर्ण रूप से एक नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं पूर्वाद्री। क्या कहते हैं बेटा? पूर्वाद्री कहते हैं। अब मैं ऐसा संपूर्ण रूप से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने वहां पर जब मैंने वेस्टर्न घाट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि सह्याद्री का विस्तार कहां से है? ताप्ती से लेकर केवल कहां तक है? नीलगिरी तक है, कन्याकुमारी तक नहीं था। लेकिन पूर्वाद्री का विस्तार कहां तक है? पूर्वाद्री का विस्तार हुगली के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्ण रूप से पूर्वाद्री कहलाता है। तो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत तक का कोई हिसाब किताब नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेस्टर्न घाट कहूं, अगर मैं इसको ईस्टर्न घाट कहूं, अगर इसको मैं पूर्वाद्री कहूं, तो कोई बात नहीं, दोनों ही एक ही बात है। लेकिन वहां सह्याद्री और वेस्टर्न घाट दोनों अलग अलग थे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वाद्री या ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ये हो गए। ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम इसी की नेक्स्ट स्लाइड में इसके पार्ट कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट के जैसे हमने पार्ट किए थे, वैसे ही पार्ट हम किसके करने वाले हैं? ईस्टर्न घाट के करने वाले हैं। तो देख लीजिए ईस्टर्न घाट के कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। ईस्टर्न घाट को अगर देखोगे तो ईस्टर्न घाट के कुछ इस तरीके से पार्ट नजर आते हैं। ईस्टर्न घाट को यहां पर अगर देखोगे तो हुगली के मुहाने से लेकर अगर हम देखें उड़ीसा के
पूर्ण भाग तक इसको कहते हैं उत्तरी सरकार पहाड़ी। उत्तरी सरकार पहाड़ी संपूर्ण उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को ले लें। हुगली मतलब वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल और संपूर्ण उड़ीसा तक ले लें। कहां तक लेना है? उड़ीसा की बॉर्डर तक लेना है। ठीक है, तो उड़ीसा की बॉर्डर तक लेंगे तो इसको कहते हैं हम उत्तरी सरकार पहाड़ी। याद रखिएगा, कहां से? वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा की बॉर्डर तक। ठीक है, फिर उड़ीसा की बॉर्डर से लेकर, उड़ीसा की बॉर्डर से लेकर पूरा का पूरा, उड़ीसा की बॉर्डर से लेकर अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश की बॉर्डर तक। कहां तक बेटा? आंध्र प्रदेश की बॉर्डर तक। तो इसको कहते हैं बेटा, यहां पर इसको कहते हैं कुड़प्पा पहाड़ी, कुड़प्पा हिल्स, कुड़प्पा पहाड़ी कहते हैं, कुड़प्पा हिल्स कहते हैं। उत्तरी सरकार पहाड़ी दूसरा भाग है कुड़प्पा पहाड़ी। और इसके बाद अगर देखेंगे कुड़प्पा पहाड़ी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक। कहां तक बेटा? कन्याकुमारी तक। ये कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी है। यहां पर ये हुगली का मुहाना था। ठीक है, तो यहां कन्याकुमारी तक इसको कौन सा एक और हिल्स के नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं तमिलनाडु पहाड़ी, तमिलनाडु पहाड़ी। तो ईस्टर्न घाट 3 हिल्स के द्वारा डिवाइड हो जाता है। कैसे? उत्तरी भाग है, उड़ीसा तक का भाग है, उसको उत्तरी सरकार हिल्स कहते हैं। बीच का भाग है जो कि उड़ीसा से आंध्र प्रदेश पूरा कंप्लीट हो जाता है, तमिलनाडु का बॉर्डर वाला पार्ट, कुड़प्पा हिल्स कहते हैं। और तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक के भाग को कहते हैं तमिलनाडु पहाड़ी। ठीक है, ये 3 बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ बेटा, सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन अरावली ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोला आपने। जो कि कब बना हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है। लेकिन अब जैसे आप देखते हैं तो आपको विंध्याचल भी नजर आता है, वो भी एक फोल्डेड माउंटेन है, वो भी पुराना है, जो कैम्ब्रियन काल में बना हुआ है। इसके बाद बहुत सारे पर्वत बने हुए हैं, उनमें से ही एक पर्वत हमारा कह सकते हैं ईस्टर्न घाट के फॉर्म में एक वलित पर्वत है जो प्राचीन है। लेकिन सबसे प्राचीन नहीं बोल रहा हूं मैं, सबसे प्राचीन तो अरावली ही है। ठीक है, ठीक है, तो ओल्डेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित, जो कह रहे हैं ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट माउंटेन केवल अरावली है, फोल्डेड माउंटेन है, प्राचीन। अब देखिए मैं कह रहा हूं प्राचीन और सबसे प्राचीन, तो एक ओल्ड होता है और एक ओल्डेस्ट होता है, इतना तो अंतर समझ में आता है ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचीन वलित पर्वत है, नॉट ओल्डेस्ट। ठीक है, सबसे प्राचीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी सरकार पहाड़ी, कुड़प्पा पहाड़ी और तमिलनाडु पहाड़ी। अब इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हिल्स और बहुत सारी पीक्स हैं जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 पार्ट मैंने इसमें कर दिए हैं, अब एक एक करके मैं इन पार्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले एक पार्ट की बात कर लेते हैं। अब मैं इसी में ही बता सकता हूं आपको या अलग से भी बता सकता हूं, तो आप एक काम करिएगा, इतना आप अपने पास रखिए। इसके बाद में एक इस पहाड़ी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे कुड़प्पा में है, ऐसे ही तमिलनाडु पहाड़ी में है। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में अपन समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग रहे पार्ट तो ज्यादा ही बेटर रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर से इसको बना देता हूं। चलिए यहां पर बना दिया मैंने। अब देखिएगा, जल्दी से देख लेते हैं। ये वाला भाग आप देख रहे हो, इतना वाला भाग। ठीक है, इतना भाग क्या कहलाया? मैंने आपको पहले ही बताया, इतना भाग हमारा कहलाता है इतना भाग मैंने आपको क्या बोला है? ये कौन सा भाग है? ये है बेटा हमारा उत्तरी सरकार पहाड़ी। ठीक है, अब उत्तरी सरकार पहाड़ी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो देख लीजिए। क्या क्या बातें हैं देखिए जरा। उत्तरी सरकार पहाड़ी एक तो फोल्डेड है, ठीक है, तो इसमें कुछ पीक्स नजर आती हैं, ऊंची चोटियां हैं जिनको याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? तो इसकी ऊंची चोटियों में बहुत सारी ऊंची चोटियां जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप उस अपने एटलस में देखिए। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगी मेघसानी। क्या मिलेगी बेटा? मेघसानी।
मेघसानी। मेघसानी सभी लोग देखिएगा अपने मेघसानी सभी लोग देखिए। मेघसानी में देखेंगे तो मेघसानी की जो हाइट है बेटा वो है 1165 मीटर। कितनी है? 1165 मीटर। इसकी हाइट भी आप लिखते जाइएगा। मेघसानी है, ठीक है। मेघसानी के बाद इसको मैं रेड से कर देता हूं ताकि अलग समझ में आए। ये मेघसानी है। मेघसानी के ही नीचे आपको एक और चोटी मिलेगी। मेघसानी के नीचे ही आपको एक और चोटी मिलेगी जिसको कहते हैं मलयागिरी। क्या कहते हैं? मलयागिरी। मलयागिरी पीक मिलेगी। मलयागिरी पीक की हाइट जो है वो है 1187 मीटर, ठीक है। 1187 मीटर, ठीक है, मलयागिरी है। फिर मलयागिरी के ही नीचे एक और हिल्स मिलेगी, एक और पीक मिलेगी जिसको कहते हैं बेटा महेंद्रगिरी। देखो अब मिल गया यहाँ पर महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी दक्षिण में भी हमें महेंद्रगिरी मिली थी, यहाँ पर भी महेंद्रगिरी मिली। और महेंद्रगिरी के ऊपर, ऐसा महेंद्रगिरी को मैं थोड़ा सा महेंद्रगिरी थोड़े नीचे है, एक और है, थोड़ा इसको देखते हैं। अपने एटलस से देखिएगा, इस सीक्वेंस में ही लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां देखिएगा, यहां पर एक है मलयागिरी के नीचे जिसको कहते हैं सिंगराजू। क्या कहते हैं? सिंगराजू। सिंगराजू, सिंगराजू है। देखिएगा आप अपने एटलस में देखिए, सिंगराजू है। और सिंगराजू की जो हाइट है वह है 1516 मीटर। कितनी है? 1516 मीटर। फिर इसके बाद सिंगराजू के नीचे यहां पर है बेटा महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ठीक है। और इस महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है? महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर। कितनी है बेटा? 1501 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। फिर महेंद्रगिरी के ही आप देखिएगा, महेंद्रगिरी के ही थोड़े से बाजू में, यहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहां पर बाजू में एक और चोटी है जिसको कहते हैं नीमगिरी। क्या कहते हैं? नीमगिरी। नीमगिरी हिल्स है। आप देखिएगा महेंद्रगिरी के ही बाजू में नीमगिरी हिल्स है जिसकी हाइट जो है बेटा वो 1515 मीटर है। 1515 मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है चोटी वो आती है देवरी मुंडा। क्या आती है? देवरी मुंडा। देवरी मुंडा। देवरी मुंडा। देवरी मुंडा सबको याद रखना है। देवरी मुंडा क्यों याद रखना है सबको? क्योंकि यह अगर बात करें तो उत्तरी सरकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 1598 मीटर। कितनी है? 1598 मीटर। तो आपसे फिर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया बताइए कि उत्तरी सरकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको बताना होगा उत्तरी सरकारी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भैया यहाँ पर कौन सी आ जाती है? देवरी मुंडा आ जाती है। कौन सी आ जाती है? देवरी मुंडा आ जाती है। आप सब लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। देवरी मुंडा, उत्तरी सरकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देवरी मुंडा आ जाती है जिसकी ऊंचाई 1598 मीटर के आसपास है। ठीक है, सबको समझ में आया? उत्तरी सरकार पहाड़ी में 4-5 हिल्स हैं, सबको याद रखना है। मेघसानी 1165 मीटर, मलयागिरी 1187, सिंगराजू 1516, महेंद्रगिरी 1501, महेंद्रगिरी में कंफ्यूजन नहीं होना है, नीमगिरी 1515 और देवरी मुंडा, देवरी मुंडा जो है वो कितनी है? 1598 मीटर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा तो कमेंट करें, सभी को समझ में आया कि नहीं? चलिए अब देख लेते हैं अपन इसके आगे। ये तो हो गया हमारा कौन सा बेटा? उत्तरी सरकार पहाड़ी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तरी सरकार पहाड़ी के बाद एक और भाग देख लेते हैं इसी में। देखिए मैं अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि
सब हौच पौच ना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग से ही बना रहा हूं। अब दूसरा देख लेते हैं अपन, दूसरी पहाड़ी थी अपनी, यहां पर देखिएगा इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक और पहाड़ी थी हमारी जिसको कहते थे हम कुड़प्पा पहाड़ी। क्या कह रहे हैं हम? कुड़प्पा पहाड़ी। कुड़प्पा पहाड़ी है हमारी। कुड़प्पा पहाड़ी की बात करें तो कुड़प्पा पहाड़ी में बहुत सारी हिल्स आती हैं, ठीक है। ओके बेटा, आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो बेटा, रेड रंग से नहीं लिखूंगा, रेड रंग से भी दिक्कत हो रही है, तो येलो रंग ठीक आ रहा है ना। मैं इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा कलर मतलब ऐसा अलग अलग रहेगा तो पीक समझ में आएगी, है ना, माउंटेन समझ में आएंगे, ठीक है, हिल्स समझ में आएंगी, तो ये थोड़ा अलग अलग रंग से बना रहा हूँ। येलो रंग से कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, येलो रंग से दिक्कत नहीं है, रेड से थोड़ी दिक्कत है, तो रेड को यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। व्हाइट येलो यूज कर लेंगे, और थोड़ा सा ये जो एक मतलब सिंदूरी कलर होता है वो भी ठीक है, ठीक है। अब कुड़प्पा पहाड़ी में कुछ पहाड़ियां आती हैं, आप जल्दी से इसको देखिएगा। कुड़प्पा पहाड़ी में बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं, इनको देखिएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कुड़प्पा में बिल्कुल लाइन से देखना है, क्योंकि प्रश्न कैसा बनेगा मैं बताऊंगा आपको। एक हिल्स है यहाँ पर, कुड़प्पा पहाड़ी में एक हिल्स है जिसको कहते हैं बेटा, कुड़प्पा पहाड़ी में एक हिल्स है, यहां पर कुड़प्पा पहाड़ी में एक हिल्स है जिसको कहते हैं नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला क्या कहते हैं? नल्ला मल्ला। सबको दिख रहा है मैप में? नल्ला मल्ला कहते हैं। कुड़प्पा पहाड़ी में सबसे ऊपर एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला हिल्स कहते हैं। नल्ला मल्ला के बाद एक यहां पर थोड़ा सा बाउंड्री पर आती है जिसको कहते हैं एरा मल्ला। क्या कहते हैं? एरा मल्ला। नल्ला मल्ला के बाद आएगी एरा मल्ला, एरा मल्ला के ही नीचे आएगी वेली कोंडा। क्या आएगी बेटा? बेली कोंडा। नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, बेली कोंडा, बेली कोंडा के नीचे आएगी पाल कोंडा। क्या आएगी? पाल कोंडा। बेली कोंडा के नीचे आएगी पाल कोंडा, और पाल कोंडा के नीचे आएगी नागरी पहाड़ी, नागरी हिल्स, नागरी। अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, कुड़प्पा पहाड़ी में आने वाली प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थ टू साउथ एक क्रम में रीअरेंज करने आ सकता है, एक क्रम में अरेंज करने आ सकता है, तो किस तरीके से आप एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे कुड़प्पा पहाड़ी को, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी उत्तर दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित नहीं है, या इनमें से कौन सी पहाड़ी उत्तर दक्षिण के क्रम में अरेंज नहीं है, या निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करिए, कैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे ऊपर क्या आता है? नल्ला मल्ला पहाड़ी, नल्ला मल्ला हिल्स, फिर एरा मल्ला हिल्स, फिर बेली कोंडा हिल्स, फिर पाल कोंडा हिल्स, फिर नागरी हिल्स। आ रहा समझ में सबको? ये आपको अच्छे से होना चाहिए पता, ठीक है। नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, बेली कोंडा, पाल कोंडा और नागरी पहाड़ी, ठीक है। ये 4-5 जो यहाँ पर हिल्स हैं, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। कुड़प्पा पहाड़ी जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, ये सारी की सारी हिल्स आंध्र प्रदेश रीजन में आती हैं। इन आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कुड़प्पा पहाड़ी के अंतर्गत नल्ला मल्ला, एला मल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा और नागरी पहाड़ियां आती हैं। और इनको इम्पोर्टेंट बात क्या है? और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहीं पर एक चोटी है, यहीं पर एक चोटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अरोया कोंडा। क्या कहते हैं? अरोया कोंडा। आपके एटलस में अलोया कोंडा लिखा रहेगा, वो भी सही है। अलोया कोंडा या अरोया कोंडा, या इसी को कहते हैं बेटा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम चोटी। क्या कहते हैं? विशाखापट्टनम चोटी। तो अरोया कोंडा या विशाखापट्टनम चोटी, ये
नाम है इसका। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वह कितनी है? तो इसकी हाइट लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो इसकी जो हाइट है वह इसकी हाइट जो है वो 1680 के आसपास है। कितनी है बेटा? 1680 मीटर के आसपास है। क्या मतलब निकला इसका? इसका ये मतलब निकला है कि संपूर्ण पूर्वाद्री या पूरे के पूरे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो अरोया कोंडा है, या अलोया कोंडा, या विशाखापट्टनम चोटी। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई थी? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की कालसोबाई, दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी निकल कर आई थी? तो अनाई निकल कर आई थी। आई थी कि नहीं आई थी? अब आपसे पूछा जाए ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी आ जाएगी? अरोया कोंडा। लेकिन उत्तरी सरकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? देवरी मुंडा थी। याद रखना है। लेकिन पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरोया कोंडा है। याद रखना। कुछ पुस्तकें महेंद्रगिरी को देती हैं जो कि बिल्कुल गलत है। महेंद्रगिरी नहीं है। कौन सी? अरोया कोंडा है। महेंद्रगिरी की हाइट आपको पता है 1501 मीटर है। ठीक है, तो वो गलत दिया हुआ पुस्तकों में। इसमें अरोया कोंडा है 1680, जिसको विशाखापट्टनम चोटी या विशाखापट्टनम पीक भी कहते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है ओके। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पहाड़ी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पहाड़ी की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये पहाड़ियां आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपको ये घाट समझ में आएंगे। तो घाट का तो समझने का है कि आपको पहाड़ियां अच्छे से पता होनी चाहिए। अब ये तीसरी पहाड़ी है, तीसरी पहाड़ी की बात कर लेते हैं। तीसरी पहाड़ी का विस्तार कहां से है? तो तीसरी पहाड़ी का विस्तार आंध्र प्रदेश की बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर से कन्याकुमारी, जिसको कहते हैं तमिलनाडु पहाड़ी। तमिलनाडु पहाड़ी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात है तो उसको अब आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या क्या है देखिएगा जरा, यहां पर आप देखोगे तो तमिलनाडु पहाड़ी में भी बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं। तमिलनाडु पहाड़ी में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी नजर आती है, यहां पर आती है आपको नजर जवादी। जवादी पहाड़ी आती है नजर, जवादी पहाड़ी। ठीक है, जवादी के नीचे ही एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं शेवराय। क्या कहते हैं? शेवराय पहाड़ी। जवादी पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी है शेवराय। शेवराय पहाड़ी के बाद अगर आप देखोगे जवादी, शेवराय, शेवराय के बाद आती है बेटा एक और पहाड़ी आती है जिसको कहते हैं पंचमलाई। क्या कहते हैं? पंचमलाई। जवादी, शेवराय, जवादी आती है, शेवराय आती है। ठीक है, इसके बाद पंचमलाई, और पंचमलाई के नीचे एक और पहाड़ी है जिसको कहते हैं सिरुमलाई। क्या कहते हैं बेटा? सिरुमलाई। सिरुमलाई। पंचमलाई के बाद आती है सिरुमलाई। ठीक है, तो जवादी है, शेवराय है, पंचमलाई है, सिरुमलाई है। ये चार पहाड़ियां आपको याद रखनी है जो कि किसके अंतर्गत आती है? तमिलनाडु पहाड़ी के अंतर्गत आती है। जवादी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये चार पहाड़ियां आपको याद रखनी है। याद हो गई? इसके बाद मैं अलग रंग से बना रहा हूं, ये थोड़ा सा अलग है। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर एक पहाड़ी है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के दोनों ओर आती है। ज्यादातर वेस्टर्न घाट में ना आकर ईस्टर्न घाट में आती है, और इसको कहते हैं बेटा हम पालनी पहाड़ी। क्या कहते हैं? पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी। ये रंग ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला कलर देखो जरा, अलग रंग से बनाया है। ये वाला रंग क्लियर है, ग्रीन वाला ठीक दिख रहा है थोड़ा सा। पालनी पहाड़ी जो कि कहाँ आती है? सिरुमलाई के नीचे आती है पालनी पहाड़ी, और पालनी के बिल्कुल सामने अन्नामलाई है। कौन सी है? पालनी के ही सामने बिल्कुल अन्नामलाई पहाड़ी है। तो अगर आपको ये वाला क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है सर, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। पालनी पहाड़ी अभी थोड़ा सा देख लो, एडजस्ट कर लो। ये पालनी पहाड़ी है यहाँ पर। फिर पालनी पहाड़ी के नीचे इसी रंग से बना रहा हूं क्योंकि ये थोड़ी सी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीचों बीच है। इसी पालनी पहाड़ी के नीचे फिर मैंने बहुत सारी पहाड़ियां बनाई थी। कौन कौन सी बनाई थी? तो आपको यहाँ पर वरुशनाउ बनाई थी और यहाँ पर बनाई थी कार्डेमम, ठीक है। तो दो पहाड़ियां बनाई थी, एक वरुशनाउ और दूसरी बनाई थी कार्डेमम। तो फिर से बना देता हूँ, वरुशनाउ, वरुशनाउ, ठीक है, और कार्डेमम, है ना। ये दोनों पहाड़ियां बीचों बीच आती हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के। ये आपको याद रखना है। दो तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? आपको एक एक करके याद रखना है। मैं स्लाइड पीछे करके एक एक चीज बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। सबसे पहले आ जाते यहाँ पर। यहाँ जब आते हैं तो उत्तरी सरकार पहाड़ी नजर आती है। उत्तरी सरकार पहाड़ी पूर्वी घाट का सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है। इसके अंतर्गत कुछ पीक्स आते हैं। कौन कौन से पीक आते हैं? सबसे पहले मेघसानी आता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मलयागिरी, फिर सिंगराजू, फिर महेंद्रगिरी, फिर नीमगिरी, फिर देवरी मुंडा। देवरी मुंडा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैं बता चुका हूं, ठीक है। देन अगर देखेंगे हम तो दूसरी आती है कुडप्पा पहाड़ी। कुडप्पा पहाड़ी के अंतर्गत चार पांच पहाड़ियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? नल्ला मल्ला आती है, इसके बाद एरा मल्ला आता है, फिर इसके बाद वेलीकोंडा, फिर पालकोंडा और फिर नागरी पहाड़ी। ये आपको सीक्वेंस में उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि इसी में एक ऊंची चोटी है रोयकोंडा, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आएगा आपका तमिलनाडु पहाड़ी। कौन सा आएगा बेटा? तमिलनाडु पहाड़ी। तमिलनाडु पहाड़ी में उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखिएगा तो जबादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। चार याद रखना है आपको, जबादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, है ना। तो पंचमलाई, सिरुमलाई, ठीक है, ये आ जाती हैं। इसके बाद ये तो आ गई। इसके बाद ज्यादातर भाग पालनी का वेस्टर्न घाट में, बहुत कम, सॉरी, ज्यादातर पालनी का पूर्वी घाट में है, ईस्टर्न घाट में ज्यादातर भाग है, जबकि वेस्टर्न घाट में कम है। यहीं पर इसके बाद सिरुमलाई के नीचे ही आपको पालनी की पहाड़ी नजर आ जाएगी। इसी के बाजू में एक पहाड़ी है, इसी के बाजू में एक पर्वत है, कहेंगे इसको अन्नामलाई कहते हैं। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, बता चुका हूं। इसके बाद इसके नीचे आपको बरशनाऊ पहाड़ी और उसके नीचे आपको कार्डेमम या इलायची पहाड़ी नजर आती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा वापस आइए। वेस्टर्न घाट में जब हम वापस आते हैं तो वेस्टर्न घाट में एक केरला के पास में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं अगस्त्य मलाई। केरला में आती है अगस्त्य मलाई और इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी आता है, लेकिन ज्यादातर भाग केरला में आता है। ये अगस्त्य मलाई पहाड़ी यहाँ पर है। अगस्त्य मलाई पहाड़ी जो है वो यहाँ पर है, देखिए अगस्त्य मलाई, ठीक है। तो अगस्त्य मलाई को यहाँ थोड़ा सा क्या है, हौच पौच हो जाएगा, तो मैं थोड़ा आगे वाली स्लाइड में इसमें थोड़ा सा खाली है तो यहाँ बना रहा हूं। अगस्त्य मलाई, अगर आपसे कोई पूछे कि अगस्त्य मलाई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है तो आप बताना केरला में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरला में स्थित है। अगस्त्य मलाई के बारे में क्यों बता रहा हूं मैं आपको? क्योंकि अगस्त्य मलाई के बारे में अगर आपने देखा हो तो ये भारत का 12वां यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया हमारा, अगर देखेंगे हम, 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है अगस्त्यमलाई को। अगस्त्यमलाई पहाड़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखना बेटा, ठीक है। अगस्त्यमलाई को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगस्त्यमलाई कहाँ आती है? केरल में आती है। तो मैं लिख देता हूं, ज्यादातर भाग केरल में आता है, इसलिए आप केरल लिख लो। केरल इसका सही उत्तर होता है, यानी केरल में इसका ज्यादा पार्ट आता है, ठीक है। तो अगस्त्यमलाई केरल में है, लेकिन कुछ पार्ट इसका बाउंड्री जो है वो हमारी तमिलनाडु को भी जाती है। तो केरला और तमिलनाडु की सीमा के बीचों बीच भी पुस्तकें लिखती है, आप केरला याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से संबंधित कुछ बातें बताई हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। विथ डायग्राम मैंने सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में आकर मिल जाते हैं,
ठीक है। और नीलगिरी में आके मिलते हैं। उसके बाद का जो भाग आता है ये वाला भाग आता है जहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, अन्नामलाई आती है, पालनी आती है, वरुशनाउ आती है, कार्डेमम आ जाती है और महेंद्रगिरी आ जाती है। ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट करके आंसर दीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्लीज कमेंट करें, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कमेंट करिए यदि आपको पता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपसे बनेगा। कमेंट करना है सबको, जितने भी हैं, प्रिया, संदीप, दीपमाला, सबको। कुछ लोग कह रहे हैं अनाईमुदी, कुछ कहते हैं महेंद्रगिरी, शिवानी कह रही है महेंद्रगिरी और दीपमाला कह रही हैं अनाईमुदी। ठीक है। और भी कमेंट करिए भाई, जितने लोग यहाँ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो बताएं मुझे कि कौन सी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इन्हीं बातों के बीच में आपको एक जानकारी भी दे दूं, जो आपको जानकारी मिलती रहती है समय समय पर, कि मेंस वाला आपके लिए बहुत ही किफायती दामों में मात्र 299 रुपए में क्या लाया है, एक अच्छा सा एक कोर्स लाया है। प्रीलिम्स का टारगेट बैच है। इसके लिए आपको अलग से क्लासेस चलाई जा रही हैं हमारे द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के सिनॉप्सिस भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मैराथन क्लास भी यहाँ पर मिलेगी। सब कुछ मिलेगा मेंस वाला की तरफ से मात्र 299 रुपया में। ठीक है। तो आप इतने कम पैसों में इतना अच्छा कोर्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी ना सोचें और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेस करें। ठीक है। अब यहाँ वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ज्यादातर लोगों ने कह रहे हैं अनाईमुदी, तो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत की बेटा सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी ही आएगी। क्यों? क्योंकि मैं दक्षिण भारत कह रहा हूं ना भाई, और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी है, 2695 मीटर। यहाँ कोई घाट की बात नहीं की गई है। लेकिन मैं अगर ऐसा कहूं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को मिला दो तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो भी तो अनाईमुदी आएगी। यानी चाहे दक्षिण भारत कहूं, चाहे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहूं, या मैं कहूं दक्षिण में घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मतलब जो घाट सेक्शन है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी अनाईमुदी ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अब एक प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी, हाँ एक प्रश्न पूछा जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप अनाईमुदी बताएंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आप, अगर पूछा जाता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर अरोया कोंडा बताएंगे। क्या बताएंगे? अरोया कोंडा बताएंगे। फिर वो सेगमेंट में पूछ सकता है कि भैया बताओ उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो कालसवई बताना है। दक्षिणी सह्याद्री की कुद्रेमुख बताना है। ठीक है। इसके बाद वो पूछेगी आपको उत्तरी सरकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो देवरी मुंडा बताना है। कोड़प्पा पहाड़ी की अरोया कोंडा बताना है। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें आज की क्लास में मैंने क्लियर की हैं। आई होप आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। आज का ये जो टॉपिक था हमारा घाट वाला, वेस्टर्न घाट देन ईस्टर्न घाट, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। इससे संबंधित यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ पर बताया है। आप अपने एटलस को सामने रखिए और बार बार रिवीजन करिए। आई होप आपको ये क्लास बहुत मजेदार लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय करके विद डायग्राम इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको डायग्राम के साथ ही याद करवा दिया जाए। कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी भी कोई डाउट अगर आता है मन में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लास के पहले, क्लास के बाद भी डोंट वरी, मैं सब आपके डाउट्स का यहाँ पर आंसर दूंगा, उसको क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यही होती है। कल की क्लास में हम तटवर्ती मैदान यानी कोस्टल रीजन्स की बात करेंगे और कुछ हम आइलैंड्स की भी बात कर लेंगे। तो ये हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो डिवीजन था या फिजियोलॉजिकल जो डिवीजन था उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास में बिल्कुल आप लोग आना ना भूलें, सभी लोग जुड़े। लास्ट पार्ट है, इसको मैं फिनिश करूंगा, इसके बाद फिर उसके आगे की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आई होप आप सब लोग हमारी मेंस वाला से जुड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद।